प्रिय विद्यार्थियों, ग्रिम नियम की चर्चा के पश्चात आज हम बात करेंगे हिंदी नियमों की। जैसा कि हम जानते हैं, मुख सुख या प्रयत्न लाघव के कारण ध्वनि में जो परिवर्तन हो गए हैं, उससे ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं पर स्पष्ट और अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस दिशा में बीम्स और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ध्वनि परिवर्तन संबंधी कुछ नियमों का निर्धारण किया था। ये नियम स्वर और व्यंजन से संबंधित हैं। यद्यपि ये ध्वनि नियम विशेष दृढ़ नहीं हैं, तथापि ध्वनि नियमों का अध्ययन करते समय इनका अध्ययन भी एक भाषा के अध्येता छात्र को अपेक्षित होता है। सबसे पहला नियम है लोप। लोप का तात्पर्य है किसी भी शब्द में आए हुए किसी स्वर का लोप हो जाना। इसके भी आदि, मध्य और अंत के आधार पर कई भेद होते हैं, जैसे आदि स्वर लोप, आदि का आदि यानी भी, मध्य स्वर लोप, चलना का चलना, अंत स्वर लोप, तत्सम का तत्सम। उक्त नियम के हमें अपनी भाषा में अनेक अपवाद भी मिलते हैं। दूसरा लोप का ही प्रकार है व्यंजन लोप, आदि व्यंजन लोप, जैसे स्कंद का कंधा, मध्य व्यंजन लोप, कायस्थ का कायत और उपवास का उपास। उप का लोप हो गया, वा का लोप हो गया और पा में पा दीर्घ हो गया। अंत व्यंजन लोप, सत्य का सत्य और आम्र का आम। आदि वर्ण लोप, त्रिशूल का शूल, मध्य वर्ण लोप, फलाहारी का फलारी, हा व्यंजन का लोप मध्य में। अंत व्यंजन लोप, जीव का जीव, चाय का चा। समाक्षर लोप, समाक्षर लोप वहाँ होता है जहाँ किसी शब्द में दो व्यंजन या कहें दो वर्ण दो बार आते हैं या लगातार आते हैं, तो वक्ता को उन दोनों वर्णों का एक साथ उच्चारण करने में कठिनता का अनुभव होता है। परिणाम स्वरूप वह किसी एक वर्ण का लोप कर देता है। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नाक कटा का नकटा, खरीददार, खरीद का दा और दार का दा, लगातार दो दा आए मध्य में, और इस तरह से खरीददार का खरीदार प्रयोग में आता है। आगम, ये लोप का उल्टा आगम कहलाता है, जहाँ किन्हीं शब्दों में कुछ स्वर या व्यंजन नहीं थे, किंतु उच्चारण सुविधा के लिए, मुख सुख के लिए उनका प्रयोग किया जाने लगा। जैसे स्तुति का अस्तुति, मध्य स्वरागम, चंद्रमा का चंद्रमा, चंद्रमा का चंद्रमा, ग्लानि का गिलानी। आदि व्यंजनागम, अस्थि का हड्डी, औरंगाबाद का नौरंगाबाद। मध्य व्यंजनागम, बानर का बंदर और श्राप का श्राप, रा वर्ण का आगम। अगला जो ध्वनि नियम है उसका शीर्षक है मात्रा भेद। मात्रा भेद से तात्पर्य होता है ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ मात्रा का प्रयोग प्रचलन में आ जाना, और दीर्घ मात्रा के स्थान पर जब ह्रस्व मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो इसे मात्रा भेद कहते हैं। पहला इसका भेद है मात्रा भेद का ह्रस्व से दीर्घ, अक्षत का आखत, दीर्घ से लघु मात्रा भेद, नारंगी से नरंगी। अगला ध्वनि नियम जो हिंदी में प्रयोग है और जो इसका ध्वनि दिशाओं के अध्ययन में भी इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, या उस ध्वनि की दिशाओं का अध्ययन करने में छात्रों को आसानी होती है, संधि। जैसा कि आप जानते हैं, संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है।
इसे भी ध्वनि नियमों के अंतर्गत लिया जाता है। हिंदी ध्वनि नियमों के अंतर्गत सपत्नी का सवत या सौत, नयन का नयन नयन, अनुनासिकता अनुनासिकता, कंपन का कांपना, जंघा का जांग, घोषीकरण। घोष ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ जब घोष में परिवर्तित हो जाती हैं तो उस नियम को कहा जाता है घोषीकरण। काक का काग, शाक का साग। अघोषीकरण, अघोषीकरण वहाँ होता है जहाँ पर घोष ध्वनियों को अघोष रूप से उच्चारित किया जाता है, जैसे मदद का मदत, मस्जिद का मसीत। कबीर ने भी इस मसीत शब्द का प्रयोग अपनी साखियों में बहुतायत से किया है। महाप्राणीकरण, श्वास का बल जिन व्यंजनों, जिन स्वरों या जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन ध्वनियों को महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी जो ध्वनि होती है वर्ण, वो महाप्राण होती है। अक्षि का आँख, हस्त का हाथ। अल्प प्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण से तात्पर्य है कि पहली हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि जो है वो अल्प प्राण होती है, और जब इसका हम शब्दों के प्रयोग में करने लगते हैं तो नियम के अंतर्गत ये प्रक्रिया कहलाती है अल्प प्राणीकरण। सिंधु का हिंदू। इस तरह से ये सारी स्थितियाँ संधि, मात्रा भेद, घोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण और आगम, लोप, समाक्षर लोप इत्यादि, विपर्यय इत्यादि, ये सभी ध्वनि परिवर्तन के कारक भी हैं। ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है और हम कह सकते हैं कि भारतीय मूल ध्वनियों के परिवर्तन में इस नियम के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। ग्रासमान के ध्वनि नियम में भी इस नियम का उल्लेख मिलता है, और हम किसी भाषा विशेष के अंतर्गत जब इसका अध्ययन करते हैं तो ये ध्वनि नियम हमें अपने आसपास के परिवेश में, बोलचाल में बहुतायत से दिखाई देते हैं। थोड़ा सा इन नियमों को व्यवहारिक रूप में समझने के लिए हमें सतर्क और चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है। धन्यवाद।